हेलो एवरीवन, हिस्ट्री पेपर नंबर 1 के 5वें लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। काफी लंबे इंतजार के बाद आपकी एक क्लासेस आ रही है और देखिए आज के इस क्लास में हम तहलका मचाने वाले हैं। अब यहां से लगातार आपकी कंटिन्यू क्लास आने वाली है, तो आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो आपके साथ मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट 1 का एग्जामिनेशन देने वाले हैं और जिसका हिस्ट्री ऑनर्स है, उन सभी को जोड़ने की कोशिश कीजिए। बहुत ही मजा आने वाला है आज के क्लास में और हर क्लासेस की तरह आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ आज के इस क्लास में एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग पूरी क्लास को ध्यान से देखना, क्लासेस लंबी जरूर हो सकती है। मॉडल प्रैक्टिस सेट ये 5 है, इससे पहले 4 क्लासेस मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर देख लेना। तो आइए हम लोग फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर बात करेंगे और आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो बात करें हम पहले क्वेश्चन की, तो जरा ध्यान से समझना। क्वेश्चन कहता है कि बात करें यहां पर, देखिए शिव को, ठीक है, भगवान शिव को किस नाम से जाना जाता था? तो चौपाया पशु के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? चौपाया पशु कहिए या फिर पशुपति कहिए। क्या कहिए? पशुपति कहिए। इस नाम से किसको जाना जाता था? तो भगवान शिव को जाना जाता था। फिर यदि मैं बात कर लूं सिंधु वासियों की, किसकी बात कर लूं? सिंधु वासियों की बात कर लूं और पूछ लूं कि बताइए यहां का प्रमुख वृक्ष किसे माना जाता था? तो याद रखिएगा सिंधु वासियों के लिए प्रमुख वृक्ष जो था मेरे भाई, यह क्या था? पीपल का पेड़ था। किसका पेड़ था? पीपल का पेड़ था। आइए बात करते हैं, अगर बात कर लिया जाए सिंधु सभ्यता जो थी, ठीक है, सिंधु सभ्यता जो थी यह किस युग से संबंधित है? तो आपको याद रखना है यह जो है यह आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग। आद्य ऐतिहासिक युग नोट करना आप लोग, आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित हो जाएगा आपका सिंधु सभ्यता। वहीं अगर बात कर लिया जाए, देखिए यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार लगाइए और आपसे पूछ लिया जा सकता है कि फारस की मुद्रा का, किसकी मुद्रा का? फारस की मुद्रा का जो साक्ष्य है यह कहां से मिला था? तो याद रखिएगा यह जो मिला था लोथल से मिला था। कहां से मिला था? लोथल से मिला था आपको फारस की मुद्रा का साक्ष्य। वहीं पर आपसे बात कर लिया जाए कि सिंधु सभ्यता जो थी, ठीक है, सिंधु सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह शहर किसको कहा जाता है? बंदरगाह, ठीक है, क्या याद रखना है? एकमात्र बंदरगाह शहर जो है यह कौन सा है? तो आपको याद रखना यह भी हो जाएगा आपका लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल को ही सिंधु सभ्यता का क्या कहा जाता है? तो एकमात्र बंदरगाह शहर कहा जाता है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना है और सभी फैक्ट्स को याद कर लीजिएगा क्योंकि यहां से निश्चित ही आपके पेपर में प्रश्न बनने वाले हैं। तो आइए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस पर। देखिए भाई साहब स्टार लगाना प्रश्न पर और लीजिए आपका क्वेश्चंस क्या कहता है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के मंडलों की सही संख्या क्या है? तो बात करी जाए, देखो सबसे पहले तो आप स्टार बना लो ऋग्वेद। क्या बना लो? ऋग्वेद आप स्टार बना लो और जितना मैं फैक्ट नोट कराने वाला हूं सभी फैक्ट को अच्छे से नोट कर लो। सबसे पहले मैं बात करूं ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या आपसे पूछी जा सकती है। क्या पूछा जा सकता है? सूक्तों की संख्या। तो आपको याद रखना है ऋग्वेद में 128 सूक्त है। कितने सूक्त हैं? 128 सूक्त है। दूसरा याद रखिएगा मंत्र। क्या पूछा जाए? ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या या फिर पूछ लिया जा सकता है आपसे ऋचाओं की संख्या। किसकी संख्या? ऋचाओं की संख्या। तो आप कहोगे 10,462। कितने? 10,462 मंत्र है या फिर ऋचाएं हैं किस वेद में? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद जिसे क्या कहा जाता है? तो यह सबसे प्राचीनतम वेद है। कौन सा वेद है? यह सबसे प्राचीनतम वेद। वेदों की संख्या कमेंट करके फटाफट से बता दो, वेदों की संख्या कितनी है? तो फटाफट से आपने बता दिया होगा कमेंट करके। भाई साहब देखिए अब बात करते हैं ऋग्वेद जो कि सबसे बड़ा वेद, ऋग्वेद जो है यह सबसे बड़ा वेद जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? यह सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन वेद के रूप में जाना जाता है। आगे मैं बात करूं ऋग्वेद के रचयिता के बारे में, पूछ लिया जा सकता है कि ऋग्वेद का जो रचयिता है भाई साहब ये कौन है? तो आप कहोगे ऋग्वेद का जो रचना है या किसके द्वारा? तो विश्वामित्र के द्वारा। किसके द्वारा? ऋग्वेद की रचना विश्वामित्र के द्वारा किया गया। और ये दो फैक्ट तो आपको जरूर याद रखना है। पहला फैक्ट पूछे गायत्री मंत्र किस वेद से संबंधित है? गायत्री मंत्र कहोगे भाई साहब ऋग्वेद से संबंधित है। किस मंडल में? तो कहोगे तीसरे मंडल, ठीक है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है? तो आपका गायत्री मंत्र हो जाएगा। वहीं पर पूछ ले पुरुष सूक्त, कई बार एग्जाम में आया है। क्या पूछेगा? पुरुष सूक्त अगर पूछ लिया जाए तो आप कहोगे या ऋग्वेद के 10वें मंडल में। कौन से मंडल में? 10वें मंडल में जो है आपका हो जाएगा पुरुष सूक्त। तो उम्मीद है कि आपको सभी फैक्ट समझ में आ गई होगी। आगे बात करेंगे अब अगला नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखना। क्वेश्चन कहता है तीसरा नंबर कि सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? लगाना स्टार प्रश्न पर और ध्यान दीजिए बात करी जाए सिकंदर की। सिकंदर महान जो कि अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक शासक थे और कहते हो ना कि जो जीता वही सिकंदर।
सिकंदर, मतलब यह एक ऐसा शासक था जिसने कभी युद्ध हारी ही नहीं। यह एक ऐसा शासक, और इन्होंने जो भारत पर आक्रमण किया वह कब किया था, तो याद रखिएगा 326 ईसा पूर्व में। कितने ईसा पूर्व में? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने क्या किया, तो भारत पर आक्रमण किया। चलिए अब यहां से कुछ फैक्ट नोट करिए। अगर पूछ लिया जाए कि सिकंदर जो है भारत में कितने दिनों तक रहता है, तो आप कहोगे सर 19 महीना। कितना महीना? 19 महीना जो है भारत में कौन रहता है, तो सिकंदर रहता है। आगे सिकंदर के द्वारा जो है कुछ युद्ध लड़े गए जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो नोट करिएगा। नोट करिएगा, क्या नोट करना है? सबसे पहला नोट याद करिए। नोट यह है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए गैगा मेला, क्या पूछ लिया जाए? गैगा मेला का युद्ध जो है, गैगा मेला का युद्ध जो है यह कब लड़ा गया? गैगा मेला को ही एक और नाम से जानते हैं, अरबेला के युद्ध के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? अरबेला के युद्ध के नाम से जानते हैं। और भाई साहब नोट कीजिएगा, गैगा मेला या अरबेला का जो युद्ध है भाई साहब, यह कब लड़ा जाता है, तो 331 ईसा पूर्व में। कितने ईसा पूर्व में? 331 ईसा पूर्व में लड़ा जाता है। और यह किसके किसके बीच लड़ा जाता है, यह इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, एक तो था आपका सिकंदर, एक कौन था? सिकंदर था, और एक आपका था डेरियस तृतीय। कौन था भाई साहब? डेरियस तृतीय। इस दोनों के बीच में जो है यह कौन सा युद्ध लड़ा जाता है? गैगा मेला, या फिर कहा जाए तो अरबेला का युद्ध लड़ा जाता है। इस युद्ध में जो है सिकंदर की विजय हो जाती है, यानी कि किसकी हार हो जाएगी, तो डेरियस तृतीय की जो है इस युद्ध में हार हो जाती है। आगे एक और फैक्ट नोट करना भाई साहब, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए यहां पर मैं बात करूं अगर सिकंदर की, तो एक और युद्ध नोट करना, और वह युद्ध कौन था, तो हाई स्पीज का युद्ध। कौन सा युद्ध था? हाई स्पीज का युद्ध। हाई स्पीज का युद्ध जो कि हाई स्पीज नदी के तट पर लड़ा गया था। किस नदी के तट पर? हाई स्पीज नदी के तट पर लड़ा गया था। और इसी नदी को अभी वर्तमान में किसके नाम से? झेलम नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से? झेलम नदी के नाम से जाना जाता है। और बात करा जाए कौन सा युद्ध, तो देखिए हाई स्पीज युद्ध की, किसकी बात करी जाए, यह जो युद्ध है यह कब होता है, तो यह जो युद्ध है यह 326 ईसा पूर्व में होता है। कितने ईसा पूर्व में? 326 ईसा पूर्व में, जिस समय सिकंदर भारत पर क्या करता है? आक्रमण करता है। और यह युद्ध किसके किसके बीच लड़ा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, एक तो था आपका सिकंदर और एक था आपका राजा पोरस। कौन था? सिकंदर और राजा पोरस के बीच यह युद्ध लड़ा जाता है। और इस युद्ध में भी क्या होता है, तो सिकंदर की विजय हो जाती है। राजा पोरस जो है इस युद्ध को क्या होता है, तो हार जाता है। और याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कौन से नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा जाता है, तो पहले तो इसको किस नाम से? हाई स्पीज के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी वर्तमान समय में इसे झेलम नदी के नाम से जाना जाता है। भाई बात करते हैं चौथा प्रश्न। तो देखिए चौथा प्रश्न आपका क्या है ऑब्जेक्टिव में, क्वेश्चंस कहता है कि जीवक कौन था। क्या कहता है क्वेश्चंस? जीवक की अगर बात कर लिया जाए तो सबसे पहले नोट करिएगा, जीवक जो था मेरे भाई यह मगध सम्राट अजात शत्रु का, किसका? अजात शत्रु का पुत्र था। किसका पुत्र था? मगध सम्राट अजात शत्रु का पुत्र था। और ध्यान रखिएगा जीवक जो था एक चिकित्सक था। जीवक क्या था? एक चिकित्सक था। और कैसे चिकित्सक थे, तो याद रखिएगा यह बाल रोग विशेषज्ञ थे। क्या कौन से विशेषज्ञ थे? बाल रोग विशेषज्ञ थे आपका जीवक। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका, देखिए स्टार लगाइए, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। और कहता है क्वेश्चंस जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो बात करी जाए जैन धर्म की, तो जैन धर्म का अंतिम तीर्थकर जो था आपका वह कौन था? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो कि 24वें नंबर के, कितने नंबर के? 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। और ध्यान रखिएगा अगर पूछ लिया जाए जैन धर्म के कितने तीर्थंकर हुए, तो आप कहोगे सर 24 तीर्थंकर हुए। 24वें नंबर के कौन थे, तो आपका 24वें नंबर का महावीर स्वामी था। पारस्वनाथ की अगर बात कर लिया जाए, पारस्वनाथ ये भाई साहब नोट करिए 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। कितने नंबर के? 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। और वहीं पर बात कर ले ऋषभ देव की, तो ऋषभ देव जो था यह प्रथम नंबर के यानी कि पहले नंबर के तीर्थंकर थे। ऋषभ देव को एक और नाम से याद रखना, ऋषभ देव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था। तो ऋषभ देव की जगह आदिनाथ कह दे तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। वहीं पर मैं बात कर लूं अजितनाथ की, किसकी बात कर लूं? अजितनाथ जो कि दूसरे नंबर के, कैवें नंबर के? दूसरे नंबर के तीर्थंकर थे। चलिए आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा अगला नंबर क्वेश्चन लगाइए स्टार इस प्रश्न पर भी और छप सकता है प्रश्न। कहता है कि कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा, तो सिंपली याद रखना कलिंग युद्ध के दौरान जो है अशोक ने क्या करी, तो अपनी युद्ध नीति को त्याग दिया। क्या किया?
कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक ने अपनी युद्ध नीति को त्याग दिया। अब आइए बात करते हैं, स्टार लगाना और लिखना अशोक, क्या लिखना, सम्राट अशोक। और ध्यान दीजिए सम्राट अशोक कहां के सम्राट, तो मगध के सम्राट थे। और यह मगध की गद्दी पर कब बैठता है, ध्यान रखना, मगध की गद्दी पर जो यह बैठा था समय क्या था, तो 269 ईसा पूर्व। कौन सा, तो 269 ईसा पूर्व जब मगध का सम्राट कौन बनता है, तो आपका भाई साहब अशोक बनता है। ठीक है, और बात कर लिया जाए, देखिए यहां युद्ध कौन सा है, कलिंग युद्ध की। तो यह जो कलिंग युद्ध है, कलिंग पर आक्रमण जो है अशोक के द्वारा कब किया जाता है, तो नोट करना 261 ईसा पूर्व में। कितने ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग पर क्या किया जाता है, आक्रमण किया जाता है अशोक के द्वारा। ठीक है, आगे बात करेंगे, देखिए इन्होंने बहुत सारे ऐसे कारनामे किए। इन्होंने जो है नोट करिएगा 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। कितने स्तूपों का, 84,000 स्तूपों का जो है इसके द्वारा निर्माण करवाया गया। जिसमें आपको मैं नोट कराना चाहूंगा एक सबसे इंपॉर्टेंट, याद करिएगा, एक सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सांची स्तूप। कौन सा स्तूप, सांची स्तूप, जिसका निर्माण किसके द्वारा, तो अशोक के द्वारा करवाया गया। और वर्तमान में जो अभी आपके 200 रुपए के सिक्के हैं, 200 रुपए के जो नोट है, उस नोट पर याद रखिएगा इसी सांची स्तूप का क्या है, तो चित्र बनाया गया है। पूछ लिया जा सकता है कि भारतीय क्या कहते हैं, भारतीय किस नोट पर, ठीक है, भारतीय किस नोट पर सांची स्तूप को बनाया गया है या डिजाइन किया गया है, तो आप क्या कहोगे, 200 के नोट। आगे अगर आपसे पूछ लिया जा सकता है, देखो यहां पर नोट करना, आगे पूछ लिया जा सकता है कि अशोक के शिलालेख की जो खोज है, शिलालेख की खोज, अशोक के शिलालेख की खोज या कब की जाती है, तो भाई साहब नोट करना 1750 ईस्वी में। कितने ईस्वी में, 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेख की खोज की जाती है। आगे बात करेंगे, देखिए आगे नंबर क्वेश्चंस, स्टार लगाना इस प्रश्न पर भी। क्वेश्चंस कहता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो बात करी जाए गुप्त वंश की। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रश्न में कंफ्यूज हो जाते हैं और देखते ही ऑप्शन वो क्या करते हैं, तो चंद्रगुप्त प्रथम लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त मौर्य लगा देते हैं। बट आपका ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। न तो घटोत्कच है, ना ही समुद्रगुप्त, ना ही चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, याद रखिएगा मेरे भाई, गुप्त वंश की जो स्थापना है यह किसके द्वारा किया गया, श्रीगुप्त के द्वारा किया गया। और इसी को क्या कहा जाता है, तो गुप्त वंश का संस्थापक राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संस्थापक राजा। वहीं पर बात कर लिया जाए, वहीं पर बात कर लिया जाए चंद्रगुप्त प्रथम की, किसकी बात कर लिया जाए, तो यह प्रथम प्रतापी राजा था। क्या था, प्रथम प्रतापी राजा था। ठीक है, प्रथम प्रतापी राजा कौन था, अगर पूछ लिया जाए गुप्त वंश का, तो आप कहोगे सर चंद्रगुप्त प्रथम था। वहीं पर अगर बात करते हैं हम, देखिए अगर पूछ लिया जाए गुप्त वंश का अंतिम शासक, क्या पूछ लिया जा सकता है, गुप्त वंश का। देखिए प्रथम और अंतिम ये दो चीजें आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि यहां से प्रश्न बन जाते हैं। और भाई साहब अंतिम शासक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहोगे स्कंदगुप्त। क्या कहोगे, गुप्त वंश का अंतिम शासक स्कंदगुप्त था। और देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गुप्त वंश के जो शासक थे, क्या पूछा जाए, गुप्त वंश के जो शासक थे या किसके उपासक थे, तो आपको याद रखना है या वैष्णव धर्म के उपासक थे। किस धर्म के, तो वैष्णव धर्म के उपासक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लासेस बेहतरीन लगती होगी, तो बस एक बार दबा के आप लोग शेयर कर दो यार, सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो बात करी जाए राजराजेश्वर मंदिर की, तो ध्यान रखिएगा राजराजेश्वर मंदिर जो है यह राजराजा प्रथम के द्वारा, किसके द्वारा, राजराजा प्रथम के द्वारा, किसके किसके बीच में, तो याद रखिएगा 1003 से लेकर 1010 ईस्वी के बीच में। ठीक है, 1003 से लेकर 1010 ईस्वी के बीच में जो है यह बनाया गया था राजराजेश्वर का मंदिर। और यह राजराजेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है, भगवान शिव का मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित है आपका राजराजेश्वर मंदिर, जो कि राजराजा प्रथम के द्वारा बनाया गया था। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, 9वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्वेश्चन आपका कहता है कि पंचतंत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो पंचतंत्र जो है याद रखिएगा, पंचतंत्र जिसकी रचना किसके द्वारा, तो भाई साहब विष्णु शर्मा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, विष्णु शर्मा के द्वारा किया गया था। विष्णु शर्मा जिसका क्या कहते हैं, देखो यह चाणक्य का ही क्या था, तो दूसरा नाम था। किसका नाम था, चाणक्य का ही बात करी जाए तो यह दूसरा नाम माना जाता है विष्णु शर्मा। ठीक है, जिसके द्वारा पंचतंत्र की रचना करी गई थी। फिर यहां से क्वेश्चन बन जाता है, क्या बन जाता है, अगर पूछ लिया जाए कि पंचतंत्र की जो रचना की गई थी वह किस मौर्य शासक के काल में किया गया था, तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के समय जो है इस पंचतंत्र की रचना की गई थी। आइए देखिए यहां पर वराह मिहिर की अगर बात कर लिया जाए तो नोट करना एक सबसे इंपॉर्टेंट रचना जो कि वराह मिहिर की है वह क्या है, तो बृहद संहिता। क्या है, बृहद संहिता जो है या किसके द्वारा, तो वराह मिहिर के द्वारा
लिखा गया है। वहीं पर चलिए आप कमेंट करके फटाफट से बताइए। मैंने आपको कई क्लासेस में बताया है कालिदास के प्रमुख रचना के बारे में। आप छाप दो कमेंट में कालिदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। आगे बात करते हैं 10वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। देखिए भाई साहब 10वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका क्या कहता है। तो क्वेश्चन है आपका कि उत्तरी भारत का अंतिम शासक, लगाना है स्टार प्रश्न पर। देखिए उत्तरी भारत का जो अंतिम शासक था वह किसको कहा जाता है, तो हर्षवर्धन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, हर्षवर्धन को। बात करी जाए तो इसका शासनकाल तो नोट करना 606 से लेकर 647 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कब से कब तक माना जाता है, तो 606 से लेकर 647 ईसा पूर्व तक हर्षवर्धन का शासनकाल माना जाता है, जो कि उत्तरी भारत का यह एक अंतिम शासक कहा जाता है। आगे चलिए बात करते हैं एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पर। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आज के इस क्लास में। मैं आपको जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस कराने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए भाई साहब बात करते हैं और इसे बड़ी बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस को आपसे कैसे कैसे पूछा जा सकता है, पहले इस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस कहता है सिकंदर लोदी के कार्यों एवं उपलब्धियों का क्या करे, तो वर्णन करे। लेकिन देखिए इसी क्वेश्चंस को आपको उलझाने के लिए कैसे पूछा जा सकता है कि सिकंदर लोदी के चरित्र एवं उपलब्धियों का वर्णन करे। इसी क्वेश्चंस को एक अलग तरीके से पूछ लिया जा सकता है कि लोदी शासकों में सिकंदर लोदी जो है यह महानतम शासक था या कैसे, इसकी विवेचना करे। 3 तरीके देख लिए आपने एक ही क्वेश्चंस को पूछने का। आगे भी दिखाता हूं भाई साहब, देखिए आगे भी आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। वो कैसे, तो सिकंदर लोदी के चरित्र और उपलब्धियों का मूल्यांकन करे। फिर पूछ लिया जाएगा आपसे, देखिए इसी क्वेश्चंस को एक अलग तरीके से कि सिकंदर लोदी अपने वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था, इस कथन की क्या करे, तो व्याख्या करे। और भाई ये बात करते हैं कि इसका आंसर आपको कैसे लिखना है। मैं जैसे जैसे आपको बता रहा हूं भाई साहब, आपको आंसर वैसे ही लिखना है। मैं गारंटी देता हूं 80% से ज्यादा मार्क की। तो चलिए हम लोग समझते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहला देखो प्रश्न के अंदर हेडलाइन क्या था हमारा, तो प्रश्न के अंदर हमारा हेडलाइन था सबसे पहला कि सिकंदर लोदी। अगर बात करी जाए क्वेश्चंस की हेडलाइन की, तो जब आपको पता चल जाता है तो आंसर लिखना सुलभ होता है। और देखिए सिकंदर लोदी के चरित्र के बारे में पहले जान लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं सिकंदर लोदी के चारित्रिक परिचय की, तो ध्यान से समझिएगा। बात करें सिकंदर लोदी की, तो सिकंदर लोदी जो था यह अपने वंश का सबसे प्रभावशाली शासक माना जाता था। क्या माना जाता था, सबसे प्रभावशाली शासक जो है लोदी वंश का सिकंदर लोदी को माना जाता था। जैसे ही बहलोल लोदी का क्या होता है, निधन होता है, उत्तराधिकारी के मसले पर अमीर 2 देशों के, ठीक है, अमीर 2 भागों में क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। एक दल बहलोल लोदी के बड़े पुत्र क्या कहते हैं, जिसका नाम क्या था, तो जिसका नाम था क्या कहते हैं बारबक शाह, जो कि जैनपुर का शासक था। कहां का शासक था, बारबक शाह जो था वह कहां का शासक था, जैनपुर का शासक था। उसको गद्दी पर बिठाना चाहते थे। जबकि अन्य अमीर दूसरे पुत्र निजाम खान, जो कि बाद में चलकर किसके नाम से, सिकंदर लोदी के नाम से जाना गया, वही निजाम खान को क्या करना चाहते थे, तो गद्दी सौंपना चाहते थे। अंत में क्या होता है, तो अंत में परिणाम यही आता है कि शासक कौन बनता है, गद्दी पर कौन बैठता है, तो निजाम खान जो है भाई साहब, निजाम खान जो कि बाद में सिकंदर लोदी के नाम से जाना जाता है, उसे सफलता मिल जाती है। और 1489 ईस्वी को दिल्ली के तख्ता पर क्या होता है, सिकंदर शाह लोदी का क्या होता है, नाम आसीन हो जाता है। कहने का मतलब दिल्ली का शासक कौन बन जाता है 1489 ईस्वी में, सिकंदर शाह लोदी, या कहा जाए तो सिकंदर लोदी बन जाता है। अब कुछ यहां पर देखिए इस तरीके से, ये तो इसका चारित्रिक परिचय था। अब हम बात करते हैं भाई साहब इसके जीवन परिचय के बारे में, जहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनाए जा सकते हैं। तो जरा ध्यान से समझना। यहां पर अगर पूछ लिया जाए आपसे कि सिकंदर लोदी का जन्म कब होता है भाई साहब, 17 जुलाई 1458 ईस्वी को कहां होता है, तो दिल्ली में होता है। इसके पिता का नाम जो कि क्या था, बहलोल लोदी था। ठीक है, इसके पिता का नाम बहलोल लोदी था, जो कि लोदी वंश का संस्थापक था। अगर मैं बात करूं इसके निधन की, किसकी बात करूं, सिकंदर लोदी के निधन की अगर मैं बात करूं, तो 21 नवंबर 1517 ईस्वी को इसकी निधन जो है आगरा में हो जाती है। इसके नाम क्या क्या रहे थे याद रखिएगा, निजाम खां कहे फिर भी सिकंदर लोदी, सुल्तान सिकंदर शाह कहे फिर भी क्या कहोगे, सिकंदर लोदी। समझ में आई आ गई बात। आगे देखना, आगे इसके शासन काल के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो कहोगे 1489 ईस्वी में यह शासन संभालता है, गद्दी पर बैठता है, और 1517 ईस्वी तक जो है भाई साहब यह कहां रहते हैं, तो शासन पर रहते हैं। और यह जो था भाई साहब क्या याद रखना है, तो लोदी वंश का दूसरा शासक था, क्योंकि पहला शासक कौन, बहलोल लोदी था, और उसका ही पुत्र था ये, तो उत्तराधिकारी के तौर पर इसे राजगद्दी मिली और यह क्या हो गया, तो दूसरा शासक बना। अब आइए क्वेश्चंस के मेन पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं, और वह है सिकंदर लोदी की उपलब्धियां या फिर सिकंदर लोदी का कार्य। तो ध्यान से समझना, सिकंदर लोदी जो था बहुत ही योग्य शासक था। लोदी वंश का सबसे योग्य शासक अगर कहा जाए तो वह आपका
सिकंदर लोदी था, जिसके काल की प्रमुख घटनाएं कुछ इस प्रकार से है, मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा इनकी उपलब्धियों के बारे में, इनके कार्यों के बारे में। तो ध्यान से समझिएगा, पहला नंबर उपलब्धियां या पहला नंबर कार्य के बारे में बात कर लिया जाए तो आलम खां और ईसा खां का इन्होंने क्या किया, तो दमन किया। ठीक है, अब कैसे दमन किया इस पर बात करते हैं। तो बात करी जाए सिकंदर लोदी की, तो सिकंदर लोदी को सबसे पहले अपने चाचा आलम खां के विरोध का सामना करना पड़ा। वह क्या कहते हैं, रापड़ी का शासक था। ये जो आलम खां था वह कहां का शासक था, रापड़ी का शासक था। और सिकंदर लोदी ने रापड़ी पर क्या किया, तो धावा बोल दिया। आलम खां उसका सामना नहीं कर सका, उसने ईसा खां के पास जो है शरण ग्रहण की। कहने का मतलब आलम खां पर जब क्या किया, सिकंदर लोदी ने आक्रमण किया, तो सिकंदर एक ऐसा शासक था जिसको हराना बहुत ही नामुमकिन जैसा था। ठीक है, इसलिए क्या किया, तो भाई साहब जो ये आपके आलम खां थे, आलम खां भागते भागते कहां जाता है, तो आलम खां भागते भागते ईसा खां के पास चला जाता है, उसके शरण में चला जाता है। ईसा खां कहां का शासक था, तो पटियाला का शासक। याद रखिएगा, आलम खां कहां का शासक था, तो रापड़ी का। आलम खां कहां का शासक था, रापड़ी का। और ईसा खां जो था यह पटियाला का शासक था। कहां का शासक था, पटियाला का शासक। ये भागते भागते, अब रापड़ी का शासक आलम खां भागते भागते पटियाला के शासक ईसा खां के पास आ जाता है। ऐसी स्थिति में सिकंदर लोदी ने आलम खां को अपनी ओर मोड़ लिया। किसको मोड़ लिया, आलम खां को अपनी ओर मोड़ लिया और उसे इटावा का शासक बना दिया। कहां का शासक बना दिया। अब देखो, क्योंकि स्वाभाविक बात है कि अगर एक तरफ सिकंदर है सिर्फ, क्या है, एक तरफ सिकंदर है सिर्फ और एक तरफ दो सेनाएं आपस में आ जाए, तब तो स्वाभाविक बात है कि एक क्या कहते हैं, अकेला वाला को तो हार जाना होगा। क्योंकि देखिए, ऐसा कोई भी शासक नहीं है जो कि क्या कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक शासकों के साथ मिलकर युद्ध कर ले और जीत जाए, इतना संभव नहीं होता। तो इस स्थिति का फायदा उठाकर उन्होंने क्या किया, तो अब आलम शाह पर अपना क्या कहते हैं, चाल खेला। और उन्होंने क्या ऐसा चाल खेला, तो देखिए ध्यान दीजिए, उन्होंने क्या किया, तो इटावा का शासक किसको बना दिया, तो इटावा का शासक बना दिया आलम खां को। उसने युद्ध में, ठीक है, उसने युद्ध में ईसा खां को परास्त कर दिया। अब देखो, प्रलोभन दे दिया आलम खां को, आलम खां को प्रलोभन देकर उन्होंने क्या किया, ईसा खां को परास्त कर दिया तथा घायल हो जाने के कारण जो है शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, घायल जो हो गया था युद्ध में, कौन, ईसा खां। ईसा खां की अब क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, आलम खां और ईसा खां का दमन किया। आगे बात करते हैं, तो आगे नंबर देखिएगा, पॉइंट जो है आपका क्या है, तो अगला नंबर है बारबक शाह से युद्ध। अब बारबक शाह, देखो ध्यान देना, बारबक शाह कौन है, ये भी आपका बहलोल लोदी का ही पुत्र है। ठीक है, क्या है, बहलोल लोदी का ही पुत्र है। आगे देखो, बात करते हैं बारबक शाह की, तो उसने अपने शासन काल के प्रारंभ में ही वह अपने बड़े भाई बारबक शाह के साथ भाईचारे व्यवहार करता रहा। जैसे ही उसने अमीरों पर नियंत्रण कर लिया, देखो क्या कहते हैं, बारबक शाह ने जैसे ही क्या किया, अमीरों पर नियंत्रण कर लिया, उसने बारबक शाह से निपटने का फैसला किया। अब स्वाभाविक बात है कि अमीरों की जो टोलियां थी किसके साथ चली गई, तो बारबक शाह के पास चली गई। अब उन्होंने क्या किया, तो सुल्तान ने क्या किया, देखो सुल्तान ने अब क्या किया, तो अब यह चाहा कि हम किससे निपट ले, तो बारबक शाह से निपटने का फैसला कर लिया। उसने उसके पास जो है संदेश भेजा, किसके पास, देखिए सिकंदर शाह ने क्या किया, तो बारबक शाह के पास संदेश भेजा। और उस संदेश में क्या था, तो संदेश में बताया कि वह चाहता था कि बारबक शाह जो है क्या कहते हैं, सिकंदर को सुल्तान स्वीकार कर ले, किंतु वह नहीं माना। बारबक शाह जो है इस बात को नहीं माना, उल्टे युद्ध की तैयारी करने लगा। फलतः क्या होता है, तो जौनपुर में दोनों की सेनाएं जो है जमकर संघर्ष करती है। इसमें बारबक शाह की क्या हो जाती है, हार हो जाती है और अंत में जो है उसे समर्पण करना पड़ता है। यानी कि बारबक शाह जो है अब हारने के बाद अपने आप को समर्पित कर देता है सिकंदर को। सिकंदर ने उसके साथ उदारता दिखाते हुए उसे जौनपुर का शासक बना दिया। देखो उन्होंने क्या किया, तो अब भी उन्होंने तो पहले एक संदेश के माध्यम से बताया था कि भाई तुम क्या करो, सिकंदर को क्या कर लो, तो शासक अपना मान लो, ठीक है, अपना राजा मान लो, सुल्तान मान लो। लेकिन उन्होंने जैसे ही मना किया तो अब युद्ध छिड़ गई और युद्ध छिड़ने के उपरांत क्या होता है, तो बारबक शाह हार जाता है। लेकिन सिकंदर ने अपनी उदारता यहां भी दिखाई और उदारता दिखाकर उन्होंने क्या किया, तो जौनपुर का शासक किसको बना दिया, तो जौनपुर का शासक बारबक शाह को बना दिया। परंतु बारबक शाह जो था एक अयोग्य सिद्ध हुआ। अब ठीक है, बारबक शाह जो है उतने कुशल शासक के रूप में उभरकर सामने नहीं आया। अंत में उसे पकड़कर जो है कारागार में डाल दिया गया। सिकंदर शाह ने क्या किया, अंत में जैसे ही वह अयोग्य साबित होता चला गया तो बारबक शाह को क्या किया, जेल में डाल दिया। ठीक है, आगे बात करी जाए तो अगला है आपका पॉइंट्स नोट करना है आपको, कालपी, बयाना और ग्वालियर को जीतना। तो देखिए सिकंदर शाह जो थे उसने कालपी को भी जीता था, ग्वालियर के राजा को भी उसने क्या किया, अपने अधीन कर लिया और बयाना के जो
विद्रोह थे उसे भी कुचल डाला इन्होंने। आगे देखिए, आगे बात करते हैं तो चौथा पॉइंट्स में लिखना है जौनपुर के विद्रोहियों का दमन करना। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। बात करी जाए, सिकंदर लोदी ने अपने बड़े भाई बारबक शाह को जौनपुर का जो शासक बना दिया था। यहाँ के जमींदारों ने विद्रोह कर दिया, ठीक है, इस बात को लेकर कि इन्होंने क्या किया, बारबक शाह को जो शासक बना दिया था जौनपुर का, इस बात को लेकर वहां के जमींदारों ने विद्रोह कर दिया। बारबक शाह उनका दमन न कर सका, ठीक है। सुल्तान जौनपुर पहुंचा, यानी कि ये जो सिकंदर शाह जो थे या कहां पर पहुंचे, जौनपुर पहुंचे, और विद्रोहियों की शक्ति को कुचल कर रख दिया। यानी कि सिकंदर शाह ने क्या किया, तो जितने भी जमींदार लोग विद्रोह कर रहे थे उस सभी के विद्रोह को क्या किया, तो कुचल दिया। जैसे ही वह जौनपुर से मुड़ा, वहां पुनः विद्रोह हो गया। अंत में उसने विद्रोहियों को बनारस के निकट जो है पराजित कर दिया। किसने पराजित किया, तो सिकंदर शाह ने। किसने पराजित किया, सिकंदर शाह ने। जैसे ही वह क्या करता है, तो जौनपुर से वापस लौटता है, फिर से क्या होता है, तो जौनपुर में विद्रोह की भावना हो जाती है, विद्रोह का जो माहौल हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह पुनः जो है क्या करता है, तो विद्रोहियों के प्रति विद्रोह मतलब युद्ध करता है और उसे बनारस के निकट जाकर क्या करता है, तो परास्त कर देता है। आगे बात करते हैं बिहार की विजय। देखिए बिहार की विजय की अगर बात कर लिया जाए, तो बिहार की विजय में आपको लिखना है कि सिकंदर लोदी ने बिहार पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, ठीक है। इस मसले को लेकर बंगाल के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह को क्या हुआ, तो अत्यंत क्रोध हुआ। जैसे ही बिहार पर इन्होंने आक्रमण किया, अपना आधिपत्य कायम किया, तो क्या कहते हैं, बंगाल का शासक उस समय कौन था, तो देखिए यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार के आक्रमण के समय, ठीक है, सिकंदर के बिहार के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था, तो आपको याद रखना अलाउद्दीन हसन शाह। तो देखिए अलाउद्दीन हसन शाह को क्या हुआ, तो बहुत ज्यादा क्रोध आया। अंत में दोनों के मध्य एक समझौता हुआ, जिसमें निर्णय लिया गया कि दोनों एक दूसरे की सीमाओं का क्या करेगा, सम्मान करेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए आगे बात करते हैं यह अमीरों को नियंत्रित करना। तो अमीरों के नियंत्रित करने में इनका प्रमुख योगदान रहा था, काफी ज्यादा इन्होंने वर्क किया इसके लिए। देखिए बात करी जाए, अमीर सुल्तान के लिए सिरदर्द बन हुए थे, ठीक है। अमीर जितने भी थे, अमीर लोग, ये सभी के सभी सुल्तान के लिए क्या थे, तो सरदर्दी बने हुए थे। अमीर सदैव उपद्रव और षड्यंत्र में लिप्त रहते थे। सुल्तान इस बात से बहुत रुष्ट था। उनका दमन करने के लिए उसने अपने आय व्यय का हिसाब मांगा, ठीक है। जो अमीर आय व्यय का हिसाब ठीक प्रकार से नहीं दे सके, उन्हें कठोर दंड दिया। अब देखो, क्योंकि अगर मान लीजिए हम किसी के, जैसे कि मान लो कि कोई शासक है, ठीक है, कोई शासक है और कोई इसकी बातों को नहीं मानता है, तो शासक क्या चाहेगा कि उसे किसी न किसी प्रकार से उसका दमन किया जाना चाहिए, उसे किसी न किसी प्रकार से रास्ते पर लाया जाना चाहिए। इसके लिए सिकंदर ने क्या किया, तो उन्होंने उसके आय और व्यय यानी कि आमदनी और खर्चे का हिसाब मांगा। जिसने खर्चा और आमदनी का हिसाब नहीं दिया, उसको क्या किया, तो बहुत ही कठोर दंड दिया। उसने अमीरों के लिए फरमान जारी किया, और फरमान जारी करने के प्रारंभ में क्या किया, तो अब उसकी अनुपस्थिति में भी उसके आदेश का सम्मान करना आवश्यक हो गया था। फरमान एक आम सभा में जोर जोर से पढ़े जाते थे, जिसे खड़े होकर सुनना होता था, ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया गया, अमीरों को नियंत्रित किया गया। आगे देखिए, अगला है आगरा नगर की स्थापना। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। आगरा नगर की स्थापना की अगर बात करूं, तो ग्वालियर, जौनपुर, इटावा आदि प्रदेशों के भूमिपतियों पर आतंक जमाने के लिए सुल्तान ने क्या किया, तो सुल्तान ने एक स्थान पर सैनिक छावनियां स्थापित की। क्या की, सैनिक छावनियां स्थापित की। और सैनिक छावनियां देखिए तो, और सैनिकों के लिए भवनों का निर्माण कराया। यही स्थान वर्तमान में आगरा नगर के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जा सकता है आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा, तो सिकंदर शाह लोदी के द्वारा, ठीक है। इसकी नींव जो है, देखिए ये जो छावनी बनाया गया, ये जो क्या कहते हैं भवन का निर्माण करवाया गया सैनिकों के लिए, यह 1504 ईस्वी में। तो यहीं पर पूछा जा सकता है कि आगरा नगर की स्थापना जो है कितने ईस्वी में, 1504 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर लोदी ने डाली थी, ठीक है। इस निर्माण के लिए, ठीक है, इस निर्माण के एक वर्ष पश्चात ही क्या होता है, तो एक भयंकर तूफान में इसका बहुतायसा भाग जो है नष्ट हो जाता है। यानी कि इसके जस्ट 1504 ईस्वी में इसके निर्माण कार्य की शुरुआत करी जाती है सिकंदर के द्वारा, और एक साल के बाद एक ऐसा क्या होता है, तो तूफान आती है, जिससे बहुत सारे भाग जो है इसके क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये सारी उपलब्धियां, ये सारे कार्य जो थे किसके थे, तो सिकंदर शाह लोदी के थे। अंततः हम निष्कर्ष, देखो ये पॉइंट निष्कर्ष लिखना आपके आंसर राइटिंग में बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। सिकंदर लोदी जो थे, यह एक शिक्षित और विद्वान था, ठीक है। वह फारसी भाषा का ज्ञाता भी जाना जाता था, एवं स्वयं कविताओं की भी रचना करता था। उसके समय में संस्कृत के कई ग्रंथों का फारसी में उन्होंने अनुवाद किया था। उसके समय में कहा जाए तो लज्जत ए सिकंदर शाही नाम का एक श्रेष्ठ ग्रंथ की रचना की। कहा जाए, देखो यहां पर पूछ लिया सकता है, लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना किसके द्वारा, तो सिकंदर शाह लोदी के द्वारा किया गया। सिकंदर लोदी वास्तव में एक योग्य एवं पराक्रमी शासक थे। उसने अपने साम्राज्य का जो विस्तार है यह बिहार तक कर लिया था, और दिल्ली के आसपास के प्रदेश पर पूरी तरह से तो अपना नियंत्रण स्थापित उन्होंने कर ही लिया था। सिकंदर लोदी की बात करें तो सिकंदर लोदी निष्पक्ष न्याय में विश्वास रखता था, और निर्धनों की फरियाद सुनने के लिए वह हमेशा तैयार रहता था। वह विद्वानों का बहुत सम्मान करता था, ठीक है। उसके लिए, ठीक है, उसके इन सभी कार्यों के लिए परिणाम निकलकर यह सामने आता है कि पुरानी अर्थव्यवस्था दूर होकर, ठीक है, पुरानी जो अवस्थाएं हैं वह अवस्थाएं दूर होकर संपूर्ण साम्राज्य में शांति
और व्यवस्था जो है स्थापित। क्योंकि देखिए, आप अगर इन सभी चीजों पर शिक्षा को वैल्यू देते हैं, अपने क्या कहते हैं, अपने रूल्स को, अपने कानून को अगर आप अहमियत देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक योग्य शासक माने जाते हैं। आपका साम्राज्य जो है यह शांतिपूर्ण व्यवस्था में स्थापित हो जाती है। तो इस तरीके से भाई साहब आपको क्या करना है, निष्कर्ष लिखना है। तो देखिए, संभवतः उम्मीद है हमको कि आपको ये क्लासेस काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब तो कर ही लेना, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर करना, ताकि सभी को हेल्प मिल सके। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।